हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 9 का लेसन नंबर 4 जलवायु जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर आपने जलवायु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे ITC-Z जैसे बिंदु के बारे में विश्लेषण के साथ अध्ययन किया था। आज हम बच्चों क्लास 9 से संबंधित जो टॉपिक है हमारा वो है ऋतुएं। सबसे पहले ऋतु क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। याद रखना, पृथ्वी के परिक्रमण काल के दौरान जो मौसम में या जलवायु में परिवर्तन आता है उसी को हम ऋतु कहते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण काल के दौरान जो मौसम और जलवायु में जो परिवर्तन आता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऋतुएं। और आपको मालूम होनी चाहिए मुख्य रूप से 3 ऋतु हैं। सबसे पहले वर्षा ऋतु, दूसरी सर्दी ऋतु, तीसरी ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। यह भारत के अंदर मुख्य रूप से पाई जाने वाली 3 जलवायु मौसम के हैं, जिसके बारे में हम आज विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ऋतुओं का निर्माण कैसे होता है। ऋतुओं का निर्माण कैसे होता है? तो याद रखना, ऋतु के निर्माण के लिए एक गति काम करती है, उसका नाम है परिक्रमण गति। कौन सी गति? परिक्रमण गति, जो ऋतु के निर्माण के लिए अति उत्तरदायी मानी जाती है। और यह गति क्या करती है कि यह परिक्रमण गति होती है पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्र पूरा करती है, उस समय विभिन्न प्रकार के ऋतुओं का निर्माण होता है। क्या होता है? ऋतुओं का निर्माण। तो यदि पूछे परिक्रमण गति क्या है, तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाती है उसी गति को परिक्रमण काल कहते हैं। और परिक्रमण काल से ही क्या होता है? ऋतुओं का निर्माण। इसके अलावा ऋतु के निर्माण के लिए अंदर पृथ्वी का जो झुकाव है वो भी कार्य करता है। क्या करता है? पृथ्वी का झुकाव। यदि पृथ्वी का जो झुकाव यदि नहीं होता 23.5 डिग्री, तो पृथ्वी के ऊपर ऋतुओं का निर्माण नहीं होता। तो पृथ्वी का झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव। यह भी ऋतु निर्माण के लिए उत्तरदायी माना गया है। फिर अगला, पृथ्वी का कोण। पृथ्वी का कोण आपको मालूम ही है, जब पृथ्वी अपने केंद्र से 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, उस समय पृथ्वी पर 67.5 डिग्री का क्या बनता है? कोण बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 67.5 डिग्री का कोण। यह भी आपको मालूम होना चाहिए, ऋतु निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। फिर सूर्य की किरणें क्या होती है? सूर्य की किरणें। यह भी बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, ऋतु निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा से उत्तरायण व दक्षिणायन रूप से
अलग अलग समय में तिरछी व सीधी पड़ती है। तो अलग अलग प्रकार की ऋतुओं का क्या होता है बच्चों? निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण। तो याद रखना, ये जो कारण है मुख्य रूप से ये ऋतु निर्माण के लिए क्या होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पहला है परिक्रमण गति। जब पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है उसे कहते हैं परिक्रमण गति। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये सूर्य है। क्या है? सूर्य। और ये जो है इस तरह पूरा का पूरा एक चक्कर लगाती है, उसी गति को हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। और ये जो गति होती है 365 दिनों में पूरी होती है। कितने दिनों में? 365। फिर पृथ्वी का झुकाव। ये हमारी पृथ्वी का एक छोटा सा ग्लोब बना रहा हूं। देखो पृथ्वी के ऊपर आपने देखा होगा ये हो गई भूमध्य रेखा, ठीक है। फिर इसी को पृथ्वी के आंतरिक भाग के पास एक सेंटर मानते हुए कितने डिग्री का कोण खींचा गया है? ये आपको सेंटर से इस तरह रेखा बनाते हैं तो 90 डिग्री के पृथ्वी के 4 टुकड़े होते हैं। फिर 23.5 डिग्री का कोण लिया गया, तो ये 23.5 डिग्री का कोण यहां से। तो अब इस कोण की ये 90 डिग्री रेखा उसको साफ कर दो और इस रेखा को सीधा मिला दो। क्या कर दो? सीधा मिला दो। तो ये पृथ्वी के ऊपर जो ये आपका झुकाव मिलेगा वो कितना मिलेगा? 23.5 डिग्री। अब ये देखिए ये ग्लोब के ऊपर इस तरह ये स्केच बन जाता है। तो ये पृथ्वी का इस तरफ झुकाव हुआ, वही 23.5 डिग्री का झुकाव बनता है। और झुकाव के दौरान ये बीच में ये जो कोण बना ये कितने डिग्री का होता है? 66.5 डिग्री का। कितने का होता है? 66.5 डिग्री का। और सूर्य की जो किरणें हैं उत्तरायण और दक्षिणायन रूप में अलग अलग समय सीधी और तिरछी कैसे पड़ती हैं उसका अब हम ऋतु के आधार पर पूर्ण रूप से विस्तार से समझते हैं। तो बच्चों आपको ये मालूम हो गया कि ऋतु निर्माण के लिए 4 कारक उत्तरदायी होते हैं। अब हम लेते हैं सूर्य की किरणें कि सीधी और तिरछी पड़ने के दौरान किस तरह ऋतु में परिवर्तन आता है और ऋतु परिवर्तन से क्या प्रभाव होता है वो देखिए। ये हमारी पृथ्वी, क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी के ऊपर ये जो रेखा हुई वो हुई हमारी भूमध्य रेखा। कौन सी है? भूमध्य रेखा। फिर ये जो रेखा हुई वो हुई हमारी कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा। और ये जो रेखा हुई वो हुई उत्तरी उपध्रुव रेखा। और सबसे ऊपर सेंटर का जो पॉइंट हुआ वो हुआ उत्तरी ध्रुव। ठीक है बच्चों। फिर अपन इसी तरह हम दक्षिण में देखते हैं बच्चों। ये हुई हमारी कौन सी? मकर रेखा। ठीक है बच्चों। ये हुई अपन के दक्षिणी उपध्रुव रेखा। ठीक है। और ये हुई अपन के दक्षिणी ध्रुव। ठीक है बच्चों। यह रेखा हमें बताएगा किस तरह ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और ये हमारा है सूर्य। क्या है बच्चों? सूर्य। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, जब सूर्य सर्वप्रथम किस रेखा पर चमकता है? सीधा भूमध्य रेखा पर। याद रखना, सूर्य सीधा किस रेखा के ऊपर चमकता है? भूमध्य रेखा के ऊपर। याद रखना। और जब यह सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है उस समय जो स्थिति होती है वो होती है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर। याद रखना, 21 मार्च और 23 सितंबर को हमेशा सूर्य क्या चमकता है? एकदम भूमध्य रेखा के सीधा। तो याद रखना बच्चों, ये सवाल पुटअप होता है, काफी बार एग्जाम में भी आ चुका है कि सूर्य भूमध्य रेखा पर कब सीधा चमकता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। अब देखो बच्चों, हम देखते हैं ऋतु परिवर्तन में कैसा परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले याद रखना बच्चों, हम
जब भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर सूर्य जब बढ़ता है, देखो एक बात याद रखना बच्चों, गति पृथ्वी करती है, सूर्य स्थिर होता है। याद रखना, गति पृथ्वी करती है, सूर्य स्थिर होता है, लेकिन फिर भी हम काफी बार सूर्य का उत्तरायण और सूर्य का दक्षिणायन बोलते हैं, लेकिन गति कौन करती है? पृथ्वी। ये बात याद रखना। जब सूर्य का उत्तरायण होता है, कौन सा? उत्तरायण। जब उत्तरायण की स्थिति होती है उस समय सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ प्रवाहित होने लगता है। कौन से गोलार्ध की तरफ प्रवाहित होने लगता है बच्चों? उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रवाहित होने लगता है। और उत्तरी गोलार्ध को जब प्रवाहित होता है तो 21 मार्च से शुरू होता है और 21 जून को, कहां पर? 21 जून को वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। कहां पर सीधा चमकता है? कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। याद रखना बच्चों, 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण करता है और उत्तरायण करते हुए 21 जून को वो कहां चमकता है? कर्क रेखा पर। यहां पर नोट करके यह लिख रहा हूं, उत्तरायण स्थिति, ठीक है। उत्तरायण स्थिति को 21 मार्च से 21 जून ये होती है प्रोसेस, और 21 जून को कहां चमक जाता है? कर्क रेखा। तो याद रखना 21 मार्च से फिर 21 अप्रैल, कौन सा? 21 अप्रैल। अप्रैल के बाद 21 मई, और 21 मई के बाद 21 जून। कितने महीने हुए? लगभग 3 माह। एक महीने इसके बीच, दूसरा महीना इसके बीच और तीसरा महीना इसके बीच, ठीक है। और ये लगभग 3 महीने के प्रोसेस के दौरान ये सीधा कहां पहुंच जाता है? कर्क रेखा के सीधे। कहां पहुंच जाता है? कर्क रेखा। और जैसे ही कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को जब सीधा चमकता है उस समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु आ जाती है? ग्रीष्म ऋतु। कौन सी? ग्रीष्म ऋतु होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है बच्चों? शीत ऋतु या सर्दी की ऋतु। याद रखना, यह हुई उत्तरायण की स्थिति में। फिर बाद में आपको मालूम होना चाहिए 21 जून से वापस भूमध्य रेखा की तरफ आता है। 21 जून के बाद सूर्य किस रेखा की तरफ गमन करता है? भूमध्य रेखा की तरफ, ठीक है। फिर 21 जून से लेकर 23 सितंबर को सूर्य वापस कहां पर चमक जाता है? भूमध्य रेखा के ऊपर। कितने तारीख को? 23 सितंबर को। याद रखना, अब 23 सितंबर को जब चमकता है उस समय देखिए, आप सीधे से याद रखना है, भूमध्य रेखा की तरफ गमन, भूमध्य रेखा, ठीक है। 21 जून से 23 सितंबर, याद रखना। अब 21 जून से 23 सितंबर के बीच जैसे एक पॉइंट अपन लेते हैं, 21 जून से 21 जुलाई, फिर दूसरा 21 जुलाई से 21 अगस्त, और 21 अगस्त से लगभग 23 सितंबर। 23 स्टेप क्या बन जाएगा? 23 सितंबर। तो लगभग ये भी कितना महीना हो गई? 3 महीने। कितनी हुई? 3 महीने। सूर्य उत्तरायण से भूमध्य रेखा की तरफ गमन करता है, 21 जून को ये कर्क रेखा पर होता है और 23 सितंबर को वापस कहां पर आ जाता है? भूमध्य रेखा पर। और ये लगभग कितने महीने हुए? 3। 21 जुलाई, 21 अगस्त और 23 सितंबर, लगभग 3 महीने हुए। और इस समय कौन सी ऋतु बन जाती है? वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। याद रखना, अब वर्षा ऋतु के खत्म होते ही, ठीक है, धीरे धीरे मानसून का लौटना आरंभ होता है। क्या होता है? मानसून का लौटना। और मानसून के लौटने की जो प्रवृत्ति होती है वो लगभग कब तक होती है? आपके मध्य सितंबर से भारत से मानसून लौटना होता है। फिर सितंबर से बाद में सूर्य भूमध्य रेखा से, क्या है बच्चों? भूमध्य रेखा से क्या करने लगता है? दक्षिणी गोलार्ध की तरफ गमन करता है 23 सितंबर के बाद। और फिर 23 दिसंबर, कहीं पर 22 दिसंबर भी आता है, 22, 23 दोनों दिसंबर आते हैं लिखा हुआ। 22 या 23 दिसंबर को सूर्य कहां पर सीधा चमकने लग जाता है? मकर रेखा पर। कब?
22 या 23 सितंबर को सूर्य कहां चमक जाता है? मकर रेखा पर। तो आपको मालूम है 23 सितंबर से 23 दिसंबर तक, ठीक है। तो ये मैं नोट आपको याद लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है। यहां पर आपको एक पॉइंट में साफ कर देता हूं, इससे आपका लिखना में क्या होगी, आसान होगी। यहां पर लिख देता हूं सर, ठीक है। यहां पर अब देखिए 23 सितंबर पर कहां पर होता है ये? भूमध्य रेखा पर। और 23 दिसंबर को ये कहां आ जाता है? मकर रेखा पर। कौन सी? मकर रेखा पर, ये याद रखना। और जब 23 सितंबर से 23 अक्टूबर, ठीक है, फिर बच्चों 23 नवंबर, और फिर बच्चों 23 दिसंबर, ये 3 महीना। कौन से 3 महीने? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर लगभग कैसे मौसम होते हैं? सर्दी का मौसम होता है। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो 3 माह में वर्षा ऋतु होती है, 3 माह गर्मी की ऋतु और 3 माह सर्दी की ऋतु। अब बचे 12 महीने में 3 महीने। कितने बचे? 3 महीने। अब उसके बारे में बताते हैं। अब सूर्य देखो दक्षिणी नाके कहां पर चमक गया? मकर रेखा पर। चलो अब मकर रेखा पर तो चमक गया। अब मकर रेखा से वापस सूर्य कहां जाता है? भूमध्य रेखा की तरफ जाता है। किस तरफ? भूमध्य रेखा। तो याद रखना, यहां पर नोट करके लिख रहा हूं, मकर रेखा से किस तरह बढ़ रहा है? भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा की ये, ठीक है, पर्वतीय। अब मकर रेखा पर 23 सितंबर, और यहां पर भूमध्य रेखा पर कब आएगा वापस? 21 मार्च को। कब आएगा? 21 मार्च। तो 23 सितंबर, ठीक है, सॉरी 23 दिसंबर, सॉरी 23 दिसंबर। अब दिसंबर के बाद 23 जनवरी, 23 फरवरी और 21 मार्च। लगभग इसमें भी कितने हो गए? 3 महीने। और इस समय जो ऋतु बनती है वो बनती है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु। इस तरह ये भारत की 4 ऋतु का निर्माण होता है। लेकिन अपन को पढ़ने के लिए 3 ऋतु के बारे में वर्णन किया गया है। कितने ऋतु के बारे में वर्णन किया गया? 3 ऋतु का ही वर्णन किया गया। तो ये इस तरह भारत के अंदर अलग अलग ऋतुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। तो आपको बच्चों अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि ऋतु के निर्माण कैसे होता है। फिर हम देखते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसमें वायुदाब के जो अलग अलग जो प्रवृत्ति होती है वो महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वर्षा ऋतु के अंदर उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब और निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब का बड़ा योगदान होता है। क्योंकि इससे चक्रवातों का निर्माण होता है और वही चक्रवात वर्षा ऋतु के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी बनते हैं। क्या बनते हैं? वर्षा ऋतु के लिए क्या बनते हैं? उत्तरदायी बनते हैं। और हमारी जो ऋतुओं को प्रभावित करने वाले बहुत सारे और भी कारक हैं, जैसे एल नीनो है, ला नीनो है, ITC जेड है, कोरियालिस बल है। ये सब क्या है? हमारी ऋतु को प्रभावित करने वाले क्या है? कारक है। ठीक है बच्चों। अब आपको मैं एल नीनो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूं। देखो एल नीनो का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें बच्चों तो इसका अर्थ होता है ईसा बालक। और एल नीनो का जो प्रभाव है वो भारतीय मानसून पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि एल नीनो के प्रभाव से भारत या दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर सामान्य से कम वर्षा होती है, और ला नीनो के प्रभाव से वर्षा सामान्य से क्या होती है? अधिक होती है। तो ये जो प्रवृत्ति है वो किसके कारण हुई बच्चों? एल नीनो के कारण। अब ऋतु के बाद हम टॉपिक लेंगे एल नीनो। ऋतु के बाद अब टॉपिक है एल नीनो। देखो एल नीनो एक जलवायु तंत्र है। क्या है बच्चों? जलवायु तंत्र है जिसके दोलन के प्रभाव से
मानसून के ऊपर सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। किस पर पड़ता है? मानसून के ऊपर सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। अब एल नीनो क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? देखिए, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया। देखो बच्चों, सीधी सी भाषा में बोले तो पेरू के तट से चलने वाली कौन सी धारा है? ठंडी जलधारा के स्थान पर कौन सी जलधारा बहना शुरू हो जाए? गर्म जलधारा बहना शुरू हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? एल नीनो। जैसे हम डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पर भूमध्य रेखा है और नीचे की तरफ यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है, जिसमें भूमध्य रेखा बीच से निकलती, थोड़ी सी याद रखना, यहाँ से ये हमारा दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पर हमारा कौन सा है? पेरू। और ये दक्षिणी गोलार्ध के नजदीक होने के कारण यहाँ पर हवाएं कैसी चलनी चाहिए थी? ठंडी। कैसी चलनी चाहिए थी? ठंडी। लेकिन ठंडी जलधारा के स्थान पर कौन सी जलधारा चलने लग जाती है? गर्म। कौन सी? गर्म। अब गर्म जलधारा चल जाने के कारण यहाँ पर जो स्थिति बनती है उसे कहते हैं एल नीनो। क्या है? एल नीनो। अब गर्म जलधारा बनेगी तो वहां पर कौन सा दाब होगा? निम्न दाब बन जाएगा और वहां पर आद्रता हवा ग्रहण करने लग जाएगी और यहाँ पर क्या होती है? बारिश शुरू होना शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? बारिश होना शुरू हो जाती है। तो एल नीनो किसे कहते हैं? तो एल नीनो याद रखना, पेरू की ठंडी जलधारा के उस स्थान पर अस्थायी तौर पर जब गर्म जलधारा चलने लग जाती है उसी को एल नीनो कहते हैं। अब एल नीनो शब्द है वो स्पेनिश भाषा का शब्द है, याद रखना। एल नीनो जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बच्चा। क्या होता है? बच्चा। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बच्चा। और कहीं पर आप किताबों में लिखा ईसा बालक। क्या लिखा हुआ था? ईसा बालक। तो मतलब ईसा मसीह के जन्म के समय हुआ था, जो क्रिसमस डे बनाया जाता है उसके पास ये प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ईसा। और बाल बच्चा का हो या बालक को, बात होगी वही। तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को भी व्यक्त करते हैं। और बेबी क्राइस्ट, बेबी का होता है बालक, बेबी का क्या होता है? बालक। और क्राइस्ट का होता है ईसा, बालक ईसा भी कहते हैं, याद रखना। फिर अगला बिंदु, क्योंकि ये जलधारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। और यदि पूछ ले एल नीनो को बालक ईसा धारा क्यों कहते हैं? बालक ईसा धारा क्यों कहते हैं? तो उसका उत्तर क्या है कि यह धारा किस समय आती है? क्रिसमस के आसपास बहती है। और क्रिसमस के समय बहने के कारण इसी को क्या कहा गया? बालक ईसा। क्या कहा गया? बालक ईसा। फिर एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है, और जहां पर एल नीनो का प्रभाव होता है वह तापमान को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। तथा उस क्षेत्र पर व्यापारिक पवन को क्या कर देती है? शिथिल कर देती है। उस पवन होती है वहां पर कौन सी? व्यापारिक पवन, उसको क्या कर देती है? एकदम शिथिल कर देती है। और इनकी पवनों को शिथिल कर देने से वहां पर विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? प्रभाव बनते हैं। अब देखो, एल नीनो के कारण यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है और दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर क्या हो जाती है? कम। और लाल नीनो के कारण जब स्थितियां बनती है तो एल नीनो भारत में एशिया के पास बनता है तो वह वर्षा अधिक होती है। तो एल नीनो के प्रभाव के कारण दक्षिण पूर्वी एशिया के ऊपर सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखो व्यापारिक पवन, देखो व्यापारिक पवन और पछुआ पवन और तीसरी है दूरवी पवन। ये तीन प्रकार की सनातन की पवनें होती है, सनातनी पवनें होती है, जिसमें व्यापारिक जो पवन है वो पूर्व से पश्चिम चलती है। क्या चलती है? पूर्व से पश्चिम। कौन से कटिबंध में? उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। फिर पछुआ, ये चलती है नाम के अनुसार ही पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, ये चलती हमेशा शीतोष्ण कटिबंध,
या उपोषण करेंगे। ठीक है बच्चों। फिर तीसरी है दूरी है, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ, ये चलती है हमेशा शीत कटिबंध। इसमें शीत कटिबंध, ये 3 प्रकार की जो पवनें होती हैं, जहां पर व्यापारिक पवनें वो किसके कारण शिथिल हो जाती हैं, एल निनो के कारण। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल निनो से है। याद रखना कि एल निनो के प्रभाव के कारण अलग अलग जगहों पर दाब में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है, दाब। क्योंकि एल निनो होगा वहां पर गर्म हवा है, और गर्म हवा होने से क्या हो जाएगा, निम्न दाब बन जाएगा। और एल निनो हटा तो वातावरण कैसा होता है, वापस ठंडा। तो कौन सा होगा दाब, उच्च दाब। तो एल निनो के प्रभाव से दाब में क्या आता है, परिवर्तन। और दाब पृथ्वी के क्षेत्र पर लगने वाला वायु का दाब क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। और वायु दाब में परिवर्तन होने से जलवायु में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। इसलिए इस परिघटना को इंसो भी कहा जाता है, और इसी के क्या कहा जाता है, इंसो। तो याद रखना इंसो क्या है, तो याद रखना दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल निनो से है। इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, इंसो। क्या कहते हैं, इंसो। फिर आपसे पूछ ले एल निनो किस भाषा का शब्द है, स्पेनिश शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, बच्चा। फिर एल निनो की परिभाषा क्या है, उसको याद रखना है। तो ये सारे जो बिंदु हैं वो आपके एग्जाम के तौर पर अति आवश्यक है बच्चों, याद रखना। ये फ्यूचर के अंदर जब आप एग्जाम फाइट करोगे उसके अंदर भी बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है आज का टॉपिक। ठीक है, अब हम बच्चों यदि इस टॉपिक के बारे में आगे देखें तो हम देखेंगे कि जलवायु के अंदर जो परिवर्तन होता है, जैसे कभी सर्दी का मौसम आता है, कभी गर्मी का मौसम आता है, कभी अपन देखते हैं वर्षा की ऋतु आती है। तो ये सब ऋतु का जो प्रभाव है वो ऋतु के झुकाव के कारण या कोण के कारण या परिक्रमण गति के कारण होता है। लेकिन इन ऋतु का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और साथ में ही हम अगले वीडियो के अंदर जो वर्षा ऋतु का जो आगमन है और वर्षा ऋतु का व्युत्क्रमण है, मतलब लौटना है, ये सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा बच्चों, ऋतुएं पढ़ा और एल निनो के बारे में पढ़ा, और हमने उसके प्रत्येक बिंदु को एक महत्वपूर्ण पॉइंट के माध्यम से आपको समझाया है। थैंक यू।